नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसाफ के उस तराजू की जहां एक पलड़े पर होता है आरोप और दूसरे पर सच। अदालतें इस मुश्किल रास्ते पर कैसे चलती हैं और इसका मतलब उन आम लोगों के लिए क्या है जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कोर्ट में क्या सिर्फ इल्जाम लगा देना ही काफी होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो बिल्कुल अलग-अलग कानूनी मामलों को देखेंगे। एक है पारिवारिक झगड़े का और दूसरा एक दर्दनाक हादसे का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी एक पर्सनल डिस्प्यूट की है। एक शादी जब टूटती है तो उसके बाद एक पत्नी अपने गुजारे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये अपने पैरों पर खड़े रहने की लड़ाई है। अब यहां देखिए, दोनों तरफ की कहानी एकदम अलग है। एक तरफ पत्नी का कहना है कि वो हाउसवाइफ है, कोई इनकम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पति का दावा है कि पत्नी तो नर्सरी टीचर है और महीने के 10,000 कमाती है। इतना ही नहीं, पत्नी के मुताबिक पति की सैलरी 25,000 है, लेकिन पति कहता है कि वो तो सिर्फ 10,000 कमाता है। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तो शुरुआत में फैमिली कोर्ट ने पत्नी को हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए का मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया। सिर्फ 2,500? ये रकम साफ है काफी हैरान करने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस सौर्णा कांता शर्मा ने एक ऐसी बात कही जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, सिर्फ खोखले दावे करने या आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कुछ कह रहे हो तो उसको साबित करने के लिए सबूत भी तो होना चाहिए। तो आखिरकार हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने न सिर्फ ये देखा कि पति के पास कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि उसका खुद की इनकम का दावा भरोसे के लायक नहीं था। मतलब एक ग्रेजुएट आदमी की सैलरी मिनिमम वेज से भी कम कैसे हो सकती है? इसी लॉजिक पर पत्नी का मेंटेनेंस बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया। तो इस कहानी से थोड़ा पीछे हटते हैं और इसके पीछे के कानून को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। ये उस कानून के बारे में है जो न जाने कितने लोगों की मदद करता है। तो आखिर ये इंटरिम मेंटेनेंस होता क्या है? देखिए, ये एक तरह की टेम्परेरी फाइनेंशियल हेल्प है। मतलब जब तक केस चल रहा है, कोर्ट ये पक्का करती है कि जो पार्टी फाइनेंशियली कमजोर है उसे अपनी बेसिक जरूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े। ये कानून काफी सीधा सा है। ये उनकी मदद करता है जो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें ना सिर्फ महीने का खर्चा मिलता है, बल्कि केस लड़ने का पैसा भी दिया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कानून के हिसाब से इस पर फैसला 60 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये एक पिता की लड़ाई है अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने की, जिसे उसने एक सड़क हादसे में खो दिया था। यहां भी सवाल वही है, प्रूफ और कानून को समझने का। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग और बेहद दुखद हैं। ये कहानी है रत्नूराम जी की। उनके 18 साल के बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब वो मुआवजे यानी कॉम्पेंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल उनका केस खारिज कर देता है। वजह क्या थी? कि वो अपने बेटे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे। सोचकर देखिए, ये उनके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन रत्नूराम ने हिम्मत नहीं हारी। मामला हाई कोर्ट गया और वहां जो हुआ वो काफी सरप्राइजिंग था। कॉम्पेंसेशन अमाउंट सीधे 1,52,000 से बढ़कर 4,05,000 हो गया। मतलब इतना बड़ा जंप। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब मिलता है जस्टिस जियालाल भारद्वाज के एक बहुत ही जरूरी फैसले से। उन्होंने साफ कहा कि एक पिता को कंपेंसेशन लेने के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि वो अपने बेटे पर डिपेंडेंट था। सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे के कानूनी प्रतिनिधि यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कंपेंसेशन के हकदार हैं। चलिए अब इसके पीछे की लीगल डिटेल को समझते हैं, जिसने इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन मुमकिन बनाया। ये असल में इंसाफ को एक अलग और बड़े नजरिए से देखने की बात है। यहां पर ये जो टर्म है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, बल्कि इसका मतलब है हर वो इंसान जो मृतक की प्रॉपर्टी का लीगल वारिस है। और बस इसी एक डेफिनेशन ने पिता के लिए मुआवजे का दरवाजा खोल दिया। और ये चीज एक बड़े सिद्धांत की तरफ इशारा करती है। देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट जैसे कानून बेनेवोलेंट लेजिस्लेशन यानी कल्याणकारी विधान कहलाते हैं। मतलब इनका मेन मकसद ही लोगों की भलाई करना है। तो कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वो इन कानूनों को थोड़ा उदारता से देखें, ताकि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके, जैसा कि कानून बनाने वालों का इरादा। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग केस से हम क्या सीख सकते हैं?
चलिए इन दोनों कहानियों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर, एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। पहला केस हमें क्या बताता है? यही कि न्यायपालिका का काम है दावों के पीछे सबूत मांगना। सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनती, साबित करना पड़ता है। और वहीं दूसरा केस दिखाता है कि न्यायपालिका का एक और काम है, कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनों को दयालु होकर देखना, खासकर जब कानून का मकसद ही मदद करना हो। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ है ठोस सबूत की जरूरत और दूसरी तरफ है कमजोर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी। तो हमारे कानून इन दोनों चीजों के बीच एक सही बैलेंस, एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे लीगल सिस्टम के लिए हमेशा जरूरी बना रहेगा।